जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे होंगे और मतलब इनके शॉर्ट नोट्स भी आप अपने लिए तैयार कर चल रहे होंगे। साथियों यकीन मानिए ये जो सीरीज़ है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। साथियों हो सकता है कि आपकी जो तैयारी है अभी धीमी पड़ रही हो, तो आप सभी को अभी धीमा नहीं पड़ना है क्योंकि कुछ समय में अभी मानते हैं कि नोटिफ़िकेशन थोड़ा-सा लेट हो रहा है, तो कुछ समय में लेकिन आपको चयन परीक्षा का विज्ञापन देखने को मिलेगा और वहाँ पर हमारी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि हमारे कौन-कौन से विषय रहने वाले हैं और कौन-सा विषय कितने अंक का रहने वाला है। अभी सभी के साथ यही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्राथमिक स्तर की परीक्षा है तो इसमें आपका पर्यावरण अध्ययन, गणित, हिंदी, अंग्रेजी ये विषय रहना स्वाभाविक है। ठीक है, बाकी की चीज़ें तो जितनी सभी चीज़ें हैं फिर वो विज्ञापन आ जाएगा तभी क्लियर होंगी। लेकिन आप अभी रेगुलर पढ़ाई करते चलें, बिल्कुल पढ़ाई को अपना ड्रॉप ना करें। हाँ, वीडियो थोड़ी इर्रेगुलरिटीज़ चल रही है लेकिन उसके लिए आपके लिए कुछ चीज़ों पर प्लान चल रहा है। कुछ ही समय में आपको वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और पहला हमारा क्वेश्चन है विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न क्या है? मतलब हमारे विश्व की जो 3/4 पॉपुलेशन है लगभग अगर हम बात करें 75% आबादी जो है वो क्या खाती है? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, जई बाजरा और चावल, मक्का। तो विश्व के 3/4 लोगों का जो खाद्यान्न है, वह आपका गेहूँ, चावल है। क्या है? गेहूँ, चावल, ठीक है। तो विश्व की 3/4 जनसंख्या अपने प्राथमिक भोजन स्रोत के रूप में चावल और गेहूँ पर निर्भर है। ठीक है, इसमें मक्का भी इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर केवल ये 2 पूछे गए हैं, तो ये जो इनका जो वेटेज है कम मतलब कॉम्बिनेशन अगर हम प्रतिशत की बात करें तो गेहूँ चावल का ज़्यादा है, ठीक है? और सी फूड भी बहुत सारे यानी कि समुद्री जो जीव होते हैं उनको भी बहुत सी पॉपुलेशन उसको भी खाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ग्रेन्स की बात हुई थी इसलिए यहाँ पर गेहूँ और चावल की बात हुई है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय पक्षी नहीं है, यानी कि ये जो आपको विकल्प दिए गए हैं इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन-सा ऐसा पक्षी है जो कि हमारे आम समुदाय मानवों के बीच और सामान्य रूप से हमें देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन है आपके पास कबूतर, कौवा, गौरैया, पेंगुइन। तो यहाँ पर हम आपसे बात करें कबूतर हमें सामान्य रूप से कहीं भी हमारे छतों पर, पेड़ों पर देखने को मिल जाते हैं, कौवा भी देखने को मिल जाते हैं और गौरैया भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन पेंगुइन जो है वो एक विशेष जगह पर ही रहते हैं, ये सामान्यतः आम समुदाय के बीच नहीं पाए जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि स्थानीय पक्षी कौन-सा नहीं है? तो पेंगुइन हमारा इसका आंसर हो जाएगा और पेंगुइन जो है वो आपका साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध जो है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं और ये ग्रुप में रहते हैं एक्चुअली, ठीक है? और जलीय पक्षी है जो कि उड़ने में असमर्थ है, ठीक है? दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है और इनको जो है वो ठंडा एनवायरनमेंट पसंद है, मतलब ये ठंडी जलवायु में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने इस तरीके से कई वीडियोज़ में, कई फ़ोटोज़ में पेंगुइन को देखा होगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन-सा पक्षी मानव के रहने वाले क्षेत्रों में या उसके आसपास अपना घोंसला बनाता है? तो आपको जो विकल्प दिए गए हैं उसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन-सा पक्षी है जो कि मानवों के आसपास रहता है और अपना घोंसला वहाँ पर बनाता है? तो कबूतर, कोयल, कॉपर स्मिथ और बुनकर पक्षी। तो यहाँ पर हम बात करें तो कबूतर जो है वो सामान्यतः आम हमारे घरों की छतों पर और रोशनदानों में ये आपको देखने को मिलता है कि ये अपना मतलब घोंसला बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका कबूतर हो जाएगा, ठीक है? कोयल जो है दूर पेड़ों पर बनाती है, कॉपर स्मिथ भी और बुनकर पक्षी भी। अब ये 2 नए नाम आपके लिए हो सकते हैं, कॉपर स्मिथ और बुनकर सॉरी कॉपर स्मिथ और बुनकर पक्षी आपके लिए नए नाम हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी ईवीएस की जो हमने बुक डिस्कस की कक्षा 3 से 5 तक, वहाँ पर ये बाकायदा नाम आए हुए थे और हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर बाकायदा हैं, ठीक है?
जिन साथियों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, तो उन सीरीज़ को देखें, वो आपके लिए पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर है आपका कबूतर। अगला है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? और लगभग जो भी साथी इन वीडियोज़ को शुरू से देख रहे होंगे, वो देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को शायद तीसरी या चौथी बार पूछा जा रहा है और अलग-अलग तरीके से इसको घुमा-फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि वायु में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है, वो कितना है? मतलब हमारे जो वायुमंडल है उसमें 21%, 78%, 80% और 95%। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है और इसका जो प्रतिशत है वो आपका 78% है। ठीक है? और दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है 21% लगभग माना जाता है। ठीक है? 20.98 भी कई जगह आपको देखने को मिल सकता है। और फिर है आर्गन आपकी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की भी अन्य गैसें हैं जो कि जैसे कि नियॉन, हीलियम, मीथेन और क्रिप्टॉन आदि भी आपकी अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है पानी के शरीर के आसपास का एक क्षेत्र जिसमें पानी का वह भाग के अधीन होता है। पानी के शरीर के आसपास का एक क्षेत्र जिसमें पानी का वह भाग के अधीन होता है मतलब आसपास जहाँ पानी ज़्यादा हो और उसी के पानी के आसपास के क्षेत्र को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन की भाषा जो है व्यापम ये थोड़ा-सा गड़बड़ करता है। ठीक है? वर्षा जल संचयन, वाटर शेड और पारिस्थितिक संतुलन, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वाटर शेड। क्या आंसर हो जाएगा आपका? वाटर शेड। अगला है केरल में कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि बड़े परिमाण के बायोटाइप को संरक्षित करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि केरल में कौन सा है। ठीक है? पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो रणथंभौर आपका हम मान सकते हैं कहाँ पर है? रणथंभौर गणपति जी की जन्मभूमि भी है जो कि राजस्थान में है आपका। ठीक है? और पेरियार टाइगर रिजर्व, बिल्कुल पेरियार आपका केरला में है। ठीक है? और पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है? और सुंदर प्रतिबंध देखिए हिंदी में फिर गड़बड़ कर दी है लेकिन यहाँ पर सही लिखा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो सुंदरबन आपको पता होगा कि सुंदरबन से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं तो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, क्योंकि सुंदरबन जो डेल्टा है जो कि सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? और इसी वजह से इसका नाम सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। अब यहाँ की इसकी बात नहीं हो रही है, ऑप्शन में पूछा जा रहा है केवल केरल का, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में जान रहे हैं। ठीक है? तो केरल में कौन सा टाइगर रिजर्व है? आपका पेरियार। अब बाकी के ऑप्शन भी यदि आपको पता होता है तो ऐसी स्थिति में जो है अपने आप ऑप्शन बच जाता है और वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन बाकी के विकल्प भी आपको पता हों, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा अच्छे से मेहनत करनी होगी। ठीक है? चलिए, तो केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है जिसे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है और ये एक प्रमुख बाघ रिजर्व है जो कि बाघ, हाथी और अन्य वन्य जीवों को संरक्षित करता है। और एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? ठीक है? साइलेंट वैली भी लिख के दे देता है, कई बार इसको शांत घाटी लिख कर देता है। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी आपकी केरला में है। शांत घाटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो वैली है, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है यहाँ का मतलब वातावरण है वो एकदम मतलब नमी जैसा रहता है, यहाँ पर उमस जैसी रहती है और आसपास पेड़ों से ये पूरा ढका हुआ है। तो कोई भी जीव-जंतु, पशु-पक्षी यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से क्या है कि ये यहाँ पर बहुत शांति रहती है, इसलिए इसका नाम साइलेंट वैली भी पड़ा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है फूलों की घाटी यानी कि फ्लावर वैली कहाँ पर है? तो ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएँ। ठीक है। चलिए अगला है किस वर्ष में हेविया ब्रासिलियंसिस भारत में पेश किया गया और केरल में लगाया गया? तो ये हेविया ब्रासिलियंसिस क्या है और इसे भारत में कब लाया गया और केरल में इसे लगाया गया? ठीक है, तो 1965, 1957, 1902, 1891। तो यहाँ पर हेविया ब्रासिलियंसिस को 1902 में भारत में लाया गया और इसे केरल में लगाया गया। ठीक है, तो हेविया ब्रासिलियंसिस क्या है? तो प्राकृतिक रबर का ये स्रोत है, जिसे भारत में लाया गया और 1902 में इसे केरल में लगाया गया। ठीक है, बहुत से नए-नए क्वेश्चन देखने को यहाँ पर हमें मिलते हैं। और अब पूछा जा रहा है कि अरस्तू के अनुसार दोस्ती के प्रकार कितने हैं? तो देखिए जो दोस्ती हम रखते हैं यानी कि हमारी जो फ्रेंडशिप है उसमें भी टाइप होते हैं। हो सकता है कई साथियों ने ये क्वेश्चन पढ़ा हो और कुछ साथी इसको पहली बार पढ़ रहे हों। तो इसको देख लीजिए अरस्तू ने दोस्ती के जो प्रकार हैं उनको अच्छे से डिफाइन किया है कि दोस्ती कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 और 5।
तो हमारी जो दोस्ती हम लोगों से रखते हैं, वो है अरस्तू के अनुसार 3 प्रकार की दोस्ती। कितने प्रकार की दोस्ती है? 3 प्रकार की है और अरस्तू ने बताया कि जो मित्रता है भई आपकी दोस्ती जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली तो उपयोगिता की मित्रता, पारस्परिक लाभ पर आधारित यानी कि हमें किसी से कोई लाभ हो, कोई भी स्वार्थ हो हमें, उस आधार पर अगर हम किसी से दोस्ती रखते हैं, तो वो उपयोगिता की मित्रता कहलाती है। और दूसरा है आनंद की मित्रता यानी कि हमें किसी से दोस्ती में एक मतलब उससे अगर हमारी मित्रता है तो हमें आनंद आता है मतलब एक अच्छा लगता है और अपने दुख सुख की बातें वहां पर शेयर की जाती हैं तो एक है आनंद की मित्रता और तीसरा हम किसी से मित्रता इस वजह से रखते हैं जो कि सद्गुण की मित्रता जिससे कि उसके चरित्र में जो भी अच्छी चीजें हैं उनको हम अपने व्यक्तित्व में शामिल कर सकें उनको अपना सकें ठीक है तो 3 प्रकार की मित्रता है अरस्तू के अनुसार उपयोगिता की मित्रता आनंद की मित्रता और सद्गुण की मित्रता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आइटम है जो कि विटामिन सी का स्रोत नहीं है ठीक है तो नोट वाली जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से देखा करो आप सभी तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आलू टमाटर अमरूद अंडे ठीक है तो इसका आंसर है आपका अंडे अंडे में विटामिन सी नहीं होता क्योंकि अंडे जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होते हैं ठीक है बाकी के आलू में विटामिन सी पाया जाता है टमाटर अमरूद बाकी की जितनी खट्टी जो चीजें हैं उनमें तो विटामिन सी पाया ही जाता है और विटामिन सी के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं चलिए अगला है निम्न में से कौन नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर है भाई साहब जो आपका व्यापम है यानी कि व्यापम कहें या ईएसबी एक ही बात है समझ जाया करो आप ठीक है तो इसका ईएसबी का मोस्ट फेवरेट हो गया है नासा ठीक है तो आप ये ना सोचें कि केवल अगर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे इसरो और डीआरडीओ पर ही केवल केंद्रित होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर नासा के एक टॉप लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर है पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है इंजेन्युइटी इंटीग्रिटी इंटरकॉम और इंटरप्रेट तो नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है अगला है एल ई ओ का पूर्ण रूप क्या है एलियो लियो लियो एक साउथ की मूवी भी है शायद आपने देखी हो ठीक है तो लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है वो वाला लियो नहीं है यहाँ पर ठीक है लार्ज अर्थ ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट लैटिट्यूड अर्थ ऑर्बिट और लॉन्गिट्यूड अर्थ ऑर्बिट तो एलियो की फुल फॉर्म पूछी जा रही और लियो जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है लो अर्थ ऑर्बिट क्या फुल फॉर्म है लो अर्थ ऑर्बिट तो एक चीज और आपसे मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट किया था और वहां पर एक चीज कही थी कि मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ ऐसी आशा करता हूँ कि आप अब सभी अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे साथियों शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि क्वेश्चन का जो इसमें पूछे गए हैं वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन हैं जो कि सामान्यतः हमें जो किताबें प्रिंट होकर आती हैं वहां पर ये देखने को नहीं मिलते हैं तो एक क्वेश्चन बैंक आपकी अपने आप में एक खुद की अच्छी क्वेश्चन बैंक आपकी तैयार हो जाएगी ठीक है तो इसको आप अच्छे से देखें बाकायदा और ये शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो नई नई पूछी जाती हैं ठीक है लेकिन सामान्यतः ऐसी नहीं पूछी जाती जो टेम्परेरी जो चल रही है ट्रेंडिंग में केवल वही पूछ लें नहीं एक अच्छे लेवल की पूछ रहा है अगला है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की बात हो रही है कहाँ पर स्थित है मुंबई कोलकाता चेन्नई और नई दिल्ली तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपकी स्थित है नई दिल्ली में कहाँ पर स्थित है नई दिल्ली अगला है सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे तो सर ये क्यों क्रिकेट का क्वेश्चन पूछ लिया क्रिकेट का इसलिए पूछ लिया भाई क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो 200 रन बनाए थे वो भारतीय टीम में किसी खिलाड़ी ने पहली बार 200 रन बनाए थे ठीक है और दूसरा मतलब मध्य प्रदेश में ये बनाए थे इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फिलहाल अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं और फिर यहाँ चलेंगे तो पूछा गया है किस टीम के खिलाफ बनाए थे दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज श्रीलंका और पाकिस्तान तो सचिन तेंदुलकर ने जो वनडे में 200 रन बनाए थे वो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे अब तो कई खिलाड़ियों ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है ठीक है कई खिलाड़ी अब दोहरा शतक लगा चुके हैं और यहाँ पर क्या है कि ये जो मतलब दोहरा शतक लगाया था और ये ग्वालियर में जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ठीक है
उसमें लगाया था ग्वालियर में। अब तो क्रिकेट के 2 स्टेडियम हो चुके हैं, एक तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि पहला पुराना स्टेडियम था। अब एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है एमपीसीए के द्वारा, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसको तैयार किया है। हाल ही में यहाँ पर एमपीएल यानी कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग भी आयोजित हुई थी, और आगामी समय पर आपको यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय मैच भी देखने को मिलेंगे। दूसरा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम के नाम से बना है। ठीक है, तो याद रखें। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब को द मैरीनर्स के नाम से जाना जाता है? तो एक उपाधि दे दी जाती है अलग से। तो एक ऐसा क्लब है फुटबॉल का जिसे उपाधि दे दी गई है द मैरीनर्स। किसको जानते हैं? एससी ईस्ट बंगाल, गोवा सालगांवकर, मोहम्मडन एफसी, और एटी के मोहन बागान। तो एटी के मोहन बागान को द मैरीनर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अवलोकन, तर्क शक्ति और विचार की शक्ति का विकास किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। प्रदर्शन, विकास, संभागीय, दिशात्मक। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि के द्वारा अवलोकन, तर्क शक्ति और विचार की शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला है, अंशुल शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करता है, और इस अवस्था में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक बच्चा है अंशुल नाम का, जो कि टीचर उसको जो वही काम देते हैं उसे टाइम पर कर कर नहीं लाता है। तो ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए? अंशुल के माता पिता को बुलाकर उनसे शिकायत करना चाहिए, अंशुल को कक्षा के बाहर निकाल देना चाहिए, देरी का कारण जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए, उसे एग्जाम में बैठने नहीं देना चाहिए। तो बताइए क्या करेंगे यहाँ पर? सी आपका आंसर हो जाएगा, देरी का कारण जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि समय पर प्रस्तुत नहीं करता है और यहाँ पर देरी, तो भाषा मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन की भाषा थोड़ी अलग कर देता है, मतलब गलत कर देता है, सीधा सीधा कहें तो। ठीक है, तो वहां पर आपको परेशान नहीं होना है। आप देखिए कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कि पॉजिटिव आंसर हमारा कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। तो देरी का कारण जानेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका कारण जानेंगे और उसको एक सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस देंगे आप। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो ये याद जरूर रखा करें। आप पता चले कि 2023, 2024 या लेटेस्ट कोई 2025 में आई हो, उसकी स्थिति के अनुसार पूछा जा रहा हो और आप 21 वाला आंसर लगा रहे हो, तो ये विशेष रूप से देखें। यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, वो 2021 की चर्चा कर रहे हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है, वो किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, वह घटना जो तापमान को बनाए रखती है और पृथ्वी की सतह के पास सूर्य की गर्मी को फंसाकर उसे गर्म रखकर पृथ्वी को जीवन के लिए परिपूर्ण बनाती है, क्या कहलाती है? भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल कूलिंग यानी कि भूमंडलीय शीतलन ग्लोबल कूलिंग, और हरा प्रभाव यानी कि ग्रीन इफेक्ट। तो यहाँ पर आंसर है आपका नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, वह घटना जो सूर्य की गर्मी को सतह के पास रोककर पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है, जिससे वह जीवन के लिए उपयुक्त बन जाती है, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन भी आप देखेंगे तो लगभग ऐसे ही लग रहा है, ग्रीन इफेक्ट। तो कई बार हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छे से आप उसको देखें। ठीक है, तो बी हमारा आंसर है। मिलते जुलते भी ये बहुत रखता है, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग दिया, नीचे ग्लोबल कूलिंग दिया। ठीक है, फोर्ट विलियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1660, 1673, 1686, 1698। अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापम ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन जरूर रखता है जिनमें ऑप्शन जो होते हैं, आंसर होते हैं, वो गलत होते हैं। ठीक है, बाद में इन क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसके ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। क्योंकि फोर्ट विलियम की जो स्थापना की गई वो 1696 में की गई थी, कलकत्ता शहर में की गई थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता जिसे बोलते हैं, हुगली नदी के तट पर 1696 में। ठीक है, और किस कंपनी के द्वारा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अगला है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लगभग तीसरी या चौथी बार।
ठीक है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है अलग-अलग तरीके से और हमने इसको डिटेल में भी वहाँ पर जाना था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर पी एस सांचेज, ठीक है, और डॉक्टर आर एस परोदा। तो आंसर है इसका आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है आपका इसी सीरीज के अंदर, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो श्वेत क्रांति की जनक जो कि दूध से संबंधित थी, वर्गीज कुरियन हैं, और हरित क्रांति की जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होता है? पढ़ाते समय छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का अवलोकन करना, बेंचमार्क के लिए स्थापित मानदंडों के खिलाफ शिक्षार्थियों को सीखने की प्रगति को देखना, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम पद्धति की समीक्षा करना, और प्रत्येक बच्चे के अधिगम परेशानियों को समझना। तो यहाँ पर आंसर है आपका बी। जो मूल्यांकन होता है वो बच्चों के प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोसेस को देखने के लिए होता है, यानी कि बच्चों की जो सीखने की प्रगति है उसको देखने के लिए किया जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए फिर फुल फॉर्म पूछ ली गई एक और यहाँ पर फिर फुल फॉर्म जो पूछी गई है वो पूछी गई है यूएनसीआरपीडी। ठीक है, यूएनसीआरपीडी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसऑर्डर्स, United Nations Convention on Rights of Person with Disabilities, United Nations Convention on Rights of Person with Defects, United Nations Convention on Rights of Person with Deformities। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म आप याद रखें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों को पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि पत्ते, तने आदि के बारे में पढ़ाना चाहता है और अपने शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे निम्न में से किस प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए? वह ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न भागों को खींच सकता है और उन्हें समझा सकता है। वह छात्रों को पाठ्य पुस्तकों से पढ़ने के लिए कह सकता है। वह कक्षा में एक पौधा ला सकता है और छात्रों को समझाते समय प्रत्येक भाग को छूने और महसूस करने दे सकते हैं। वह उन्हें पौधों के बारे में एक वृत्त चित्र फिल्म दिखा सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। वो कक्षा में एक पौधा ला सकते हैं और छात्रों को समझाते समय प्रत्येक भाग को छूने और महसूस करने दे सकते हैं। ठीक है, सी इसका आपका एक सटीक आंसर है। चलिए अगला है एक और फुल फॉर्म। देखिए एक ही पाली में तीन तीन फुल फॉर्म देखने को मिली। और ईएमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी कंट्रोल, एजुकेशनल मैनेजमेंट प्रोडक्शन कमिटी, एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन सेंटर। तो ईएमपीसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर। ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए, और मैं ऐसा फिर उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक भी किया करो, जो भी हमारे साथी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट कमेंट हो वो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।